बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली में जो तकरीर की, जो उन्होंने ख़िताब किया और जो बाद में टॉक की, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो चीफ़ जस्टिस नहीं रहेंगे। उसकी एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन नहीं ले पाएंगे और ना ही उनकी मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाई जाएगी। मगर मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले जो ख़िताब किया उसकी चीदा बातें जो है वो हम आपको बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने सीधा एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमने मुशर्रफ के दौर में LFO को भी मुस्तरद कर दिया था और उसमें पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। आज मैं हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी क्यों मुद्दत बढ़ाने में जुडिशल पैकेज में हुकूमत का साथ दे रही है। तो ईवान में बड़ी तालियाँ बजी और डेस्क बजाए गए, तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी बजाए और साथ ये भी कहा कि जो आर्मी चीफ़ जो इदारों के सरबराहान जो हैं वो एक्सटेंशन मांगते हैं। वो जो आर्मी चीफ़ हैं, फ़ौज के इदारे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सब अपनी एक्सटेंशन में लगे हुए हैं। आइनी इदारे अपने काम जो हैं वो सिर्फ एक्सटेंशन तक उन्होंने महदूद किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। मैं जो है इदारों के सरबराहान की एक्सटेंशन के सख्त खिलाफ़ हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इदारे के चीफ़ जस्टिस हों या फ़ौज के इदारे के या ब्यूरोक्रेसी की हो, हमारी जमात जो है वो मुद्दत बढ़ाने में और एक्सटेंशन में इनकी मुखालफत करती है। तो बड़े डेस्क बजाए गए, बड़ा अहम भी था क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करने के लिए सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी उनके दर पे गए। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके दर पे गए। उनको राज़ी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, मगर मौलाना साहब राज़ी नहीं हुए। और अगर मौलाना साहब खुल के आते और इनके लिए वोट देते जुडिशल पैकेज के लिए, तो ये मौलाना साहब की वो समझते थे कि जो 8-9 माह उन्होंने जो स्ट्रगल किया है ये उनकी सियासी ख़ुदकुशी थी। अपने आप को सियासी ख़ुदकुशी से बचाने के लिए उन्होंने हुकूमत का साथ नहीं दिया, मगर एक बड़ी अहम बात कर दी है जिससे फिर एक मसला बन गया है। चीफ़ जस्टिस के बारे में कहा है कि एक फ़रीक बोलता है कि मेरा चीफ़ जस्टिस हो, दूसरा फ़रीक बोलता है कि मेरा चीफ़ जस्टिस हो। ये बातें करके मौलाना साहब ने एक और चीज़ बीच में छेड़ दी है कि जिस तरह जुडिशल मतलब एक चीज़ फेंक दी है मैदान में कि जिस तरह जुडिशल कौंसल होता है, इस तरह एक पार्लिमानी कमेटी भी हो और वो दोनों मिल के जो है इस तरह कुछ जजेस का इंतखाब कर सके या तरीक़ाकार ठीक कर सके, इस तरह का इशारा दिया है। तो उसके हवाले से कहा गया कि फ़लान नंबर रूम में जो है वो बैठे हैं और मौलाना साहब ने कहा ठीक है मैं इसमें भी जाऊँगा और मैं इसमें अपनी राय भी दूँगा और मैं बैठूँगा कमेटी में, मैं बैठूँगा। अब जब कमेटी की बात आ गई है, पार्लिमानी कमेटी की बात आ गई है कि पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन जो है, तो अगर इस तरह के तरीक़ाकार के मुताबिक चीफ़ जस्टिस का तरीक़ाकार मुतय्यन किया जाता है जो पॉसिबल भी नहीं लग रहा, जो लग रहा है कि ये एक मौलाना साहब एक नए महाज की तरफ जा रहे हैं। खुल के सामने हुकूमत की हिमायत नहीं की है और ये उनकी सियासी ख़ुदकुशी भी थी, मगर एक दूसरा रास्ता जो है वो निकाल पाए हैं कि इस तरीके से मुज़ाकरात कर लेंगे। और जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस के नाम आते हैं या आर्मी चीफ़ के लिए 4-5 नाम आते हैं, उसमें सिलेक्शन होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का 4-5 जज या 3 जज या 5 जज आया करेंगे और उसमें हुकूमत जो है इस तरह करने से मेरे ख़्याल में पूरा जो अदलिया है वो उसका निज़ाम बैठ जाएगा। अब कैसे बैठ जाएगा? अगर इस तरह चीफ़ जस्टिस को लाना हुआ जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस को लाया गया, वो तरीका भी दुरुस्त नहीं था। जो मोस्ट सीनियर जज होता है उसको रखना चाहिए। अब आर्टिकल 175A के तहत सदर पाकिस्तान जो सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, चीफ़ जस्टिस अगर रिटायर्ड होते हैं तो मोस्ट सीनियर जज को लगा दिया जाता है। अब इस तरीक़ाकार को बदलने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब पार्लिमानी कमेटी अपोजिशन के साथ मिल के एक अपोजिशन की और हुकूमत की पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं और इसमें ये तरीक़ाकार तय करते हैं कि अदलिया में जो है वो एक हम जजेस का तरीक़ाकार, उनको चीफ़ जस्टिस को लगाने का तरीक़ाकार जो है वो कुछ इस तरह करेंगे कि 3 जज आएंगे या 5 जज आएंगे। अगर इस तरीके कार के मुताबिक वो राज़ी होते हैं और फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो 2/3 अक्सरियत में इस एक्ट के लिए जो जुडिशल पैकेज ही तस्वर होगा उसके लिए अगर वो वोट करते हैं तो फिर मामला जो हैं वो दूसरी तरफ इसलिए जाएंगे कि फिर 3-4-5 जजेस के नाम आएंगे। अगर 3 जजेस के नाम आते हैं तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहया अफरीदी और फिर जस्टिस आयशा मलिक और 5वें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन
हुकूमत तो अपनी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जस्टिस अमीनुद्दीन हो, क्योंकि वो ही उनके लिए सेफ़ रास्ता होगा। इससे पहले कादी साहब इनके लिए जो थे कि एक्सटेंशन किसी तरीके से कादी साहब को दे दी जाए, इस चीज़ को अब भी बार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो दूसरा तरीका अडॉप्ट करते हैं तो फिर भी अपनी मनपसंद चीफ जस्टिस लाने की बात ही हो रही है। मतलब मोस्ट सीनियर जज को बाहर रखने की बात हो रही है। तो मोस्ट सीनियर जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, वो तो हुकूमत की नज़र में कटक रहे हैं। उसके बाद जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो तो बिल्कुल उनकी नज़र में वो भी कटक रहे हैं। उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किस तरीके से ये उनको आगे भी रखें अगर ये हुकूमत चलती है। जस्टिस आयशा मलिक, उसका भी ये जो है, इससे पहले जो है जस्टिस याह्या अफरीदी, तो जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उस तरीक़ेकार के मुताबिक अगर 2/3 अक्सरियत में मौलाना फजल रहमान साहब साथ देते हैं और ये 2/3 किसी तरीके से लेके ये तरमीम कर लेते हैं, तो फिर जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन, इन दो में से एक को लिया जा सकता है। और जस्टिस याह्या अफरीदी के चांसेस इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो है अगर वो वोट करेंगे तो फिर जस्टिस याह्या अफरीदी आएंगे। मगर ये हालात मुझे बड़े पेचीदा लग रहे हैं। इस तरह का तरीक़ाकार करना, अदलिया को पार्लिमान के मुहताज करना, बेड़ा बैठ जाएगा, बिल्कुल बेड़ा बैठ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि जुडिशल काउंसिल की कमेटी जो इन्होंने बनाई है, जिसमें 5 सीनियर जज होते हैं और 2 हुकूमत के, एक लॉ मिनिस्टर होता है और एक जो है वो अटार्नी जनरल होता है, एक बार काउंसिल का मेंबर होता है, एक जो है जो 9 मेंबरान होते हैं और एक जो है सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज या चीफ जस्टिस होता है। तो ये तरीक़ाकार भी गलत है। अदलिया को मुकम्मल इख्तियार देना चाहिए, अदलिया को मुकम्मल इख्तियार नहीं दिया जा रहा। अब जो जुडिशल काउंसिल में बैठे होते हैं, कमेटी जो होती है, अब आप मुझे बताएं कि लॉ मिनिस्टर इस टाइम पे मुस्लिम लीग नून है, तो उसका जो लॉ मिनिस्टर कौन है? मुस्लिम लीग नून का सीनियर अहदेदार है। तो वो क्या करेगा? जज को कैसे इंसाफ के तरीके से लेके आएगा? कैसे पॉसिबल है कि वो अपनी कायदीन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ के कहने के मुताबिक अपने ही जजेस को प्रेफर नहीं करेगा, उसको वोट नहीं करेगा, उसको आगे नहीं करेगा? इसी तरह मिसाल ले लें अटार्नी जनरल की, तो अटार्नी जनरल कौन होता है हुकूमत का? हुकूमत उस बंदे को अटार्नी जनरल लगाती है जो उनके वकलाओं में उनके लिए सरगर्म होता है और जो उनके लिए भागदौड़ करता है। ये पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसा है कि इसमें एक इदारा आज़ाद रह ही नहीं सकता। अटार्नी जनरल साहब जो हुकूमत सरकार की तरफ से होते हैं, मगर सरकार उस बंदे को अपनी ही पार्टी से लेती है और अटार्नी जनरल बना लेती है, अपने मनपसंद बंदे को बिठा देती है, तो वो भी सरकार का बंदा हो गया। इस बार जो बार काउंसिल को बीच में है, तो बार काउंसिल कौन है इस टाइम पे? 25 मेंबरान है। 25 में से 18 मेंबरान जो है वो बार काउंसिल की हुकूमत की साइड पे हैं, तो वो भी हुकूमत के कैंप में है। एक्स जज बेचारा, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको रखा गया है, वो भी हुकूमत के कैंप में है। तो 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के लिए गए हैं, मोस्ट सीनियर जज, उसमें चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा है, बचते 4 हैं। तो डेफिनेटली अक्सरियत किसकी होगी यहाँ पे? जुडिशल काउंसिल कमेटी में, जुडिशल काउंसिल में हुकूमत की अक्सरियत हो गई। अब हुकूमत जो भी करना चाहे वो कर सकती है, अपने मर्ज़ी की जजेस जो है वो ला सकती है, अपने मर्ज़ी के मुताबिक जिस जज को जहाँ पे रखना हो वो रख सकते हैं। अदलिया को ताबे किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब की ये जो पार्लियामेंट में जो खिताब था वो शुरू में बड़ा ज़बरदस्त था, मगर ये थोड़ा बहुत जो इन्होंने टच दिया है कि आइनी कमेटी, पार्लिमानी कमेटी, उसमें जिसमें अपोजिशन भी हो वो भी बैठे, ये थोड़ा ख़तरनाक अमल लग रहा है कि मौलाना साहब जो है वो प्लान बी के मुताबिक जो है वो अगर वोट करते हैं इस तरीके से और 3, 4, 5 जजेस के नाम आते हैं और उसमें सेलेक्ट बंदा होता है, तो ये इस तरह है कि जैसे मंसूर अली शाह जो सीनियर जज हैं, मतलब उसको मंजर से हटाया जा रहा है। तो या उनके फेवरेट जज जो इस टाइम पे हैं वो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, फिर वो आएंगे। जस्टिस मुनीब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जस्टिस मंसूर को नहीं रख रहे हैं तो जस्टिस मुनीब को तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, जस्टिस आयशा मलिक को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो थोड़े बहुत एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि वहाँ मौलाना साहब होंगे तो वो एक्सेप्टेबल हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो तो पूरे के पूरे हुकूमत की साइड पे हैं। तो 5 जजेस में 5वां नंबर जो आ रहा है वो अमीनुद्दीन का है, उसका भी चांस बनेगा और जस्टिस याह्या अफरीदी का चांस ज़्यादा लग रहा है। तो ये 2 जजेस की, क्योंकि जस्टिस मुनीब के बारे में तो मुस्लिम लीग नून खुल के सामने आ रही है, उनकी मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की जो वज़रा हैं वो जस्टिस मुनीब के बारे में खुल के कहते हैं कि ये जज नहीं है। ये तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग अब अदलिया को ताबे करना चाह रहे हैं, पार्लिमानी कमेटी बना के आइनी इस्लाहात इस तरीके से करेंगे, फिर अगर आइनी तरमीम करते हैं ये अदलिया को बिल्कुल दबोच लेंगे।
अब ये फिर भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान साहब साथ देते हैं, हमने तो कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर सेनेट के 7 मेंबरान उनको देते हैं तो सेनेट में 2/3 अक्सरियत जो है वो पूरी हो जाती है। मगर यहाँ पे जो है ये 1 मिनट, ये फ़ोन आ गया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट को घेरने का तरीका किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। दूसरा, खैर इसमें ज़्यादातर अभी जो बड़ी पेशरफ्त है वो यही है कि गवर्नर ने जो है वो सदर पाकिस्तान उनकी पार्टी के हैं, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बातचीत की है कि सूबे में जो है अमन अमान की हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि गवर्नर राज के बारे में सीरियसली सोचा जा रहा है, बल्कि कदम उठाया जा रहा है। अगर ये फिर वज़ीर आज़म ने भी रब्ता किया है, सदर ममलिकत ने भी रब्ता किया है, वज़ीर दाखिला ने भी रब्ता किया है पुख्तनख्वा के हवाले से। और पुख्तनख्वा के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीर भी बड़ी अच्छी की है असम्बली में कि कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब सिक्योरिटीज़ की इशू है और पुलिस की रेट जो है वो भी कायम नहीं है। पुलिस ने भी स्ट्राइक शुरू कर दी है लकी मरवत में, बाजावड़ में, DI खान में, तो उस पर भी बात मौलाना साहब ने भी की है। तो और ये सोचा भी जा रहा है कि किसी तरीके से पुख्तनख्वा को, मतलब अमीनुल्लाह गंडापुर की तकरीर के बाद और इमरान खान के रवैये के बाद गवर्नर राज लगा दिया जाए। यहाँ पे गवर्नर राज लगता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि सूबे में 95% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, सीटें जीती हैं। इसके हट के भी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत ज़्यादा हैं। अब मारपीट होगी, पकड़े जाएंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे दोबारा सख्ती आएगी। मगर इसमें एक चीज़ है, अगर मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पे सेनेट में वोट डालते हैं और कौमी असम्बली में वोट डालते हैं, जो नया पार्लिमान का तरीका निकाला है कि पार्लिमानी कमेटी में और जुडिशल काउंसिल में तरीक़ाकार बना के एक लिस्ट आएगी चीफ जस्टिस की, उसके नाम पे इत्तेफाक किया जाएगा, वही मुल्क का चीफ जस्टिस होगा। जिस तरह आर्मी चीफ के 5 नाम आते हैं, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के 3 या 5 नाम आए थे, इस तरह की अगर आइनी तरमीम आती है, साथ ये जुडिशल पैकेज फिर पूरा होगा, साथ में कोई और तरामीम भी होंगी वो भी फिर की जाएंगी। तो उसके लिए भी इनको 3-4 बंदे फिर भी ज़रूरत है। और वो 3-4 बंदे कैसे बराबर किए जाएंगे? अगर पुख्तनख्वा में गवर्नर राज लगता है तो यहाँ पे पकड़ दकड़ होगी, यहाँ पे बहुत, क्योंकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना जा रहा, तो उसमें तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं वो आज़ाद हैं, ज़्यादातर 39 मेंबर आज़ाद हैं, 41 जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। और पुख्तनख्वा में अक्सरियत जो है इस टाइम पे कौमी असम्बली के मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से 5-6 बंदों को आसानी से पकड़ दकड़ करके इधर उधर करके गवर्नर राज में आसानी से अपनी तरफ डाल सकते हैं और उनके ग्रुप बना सकते हैं कि ये ग्रुप बना लें और ग्रुप की शक्ल में अलहदा हो गए तहरीक इंसाफ में, और फिर वो जो है आइनी तरमीम में अपना हिस्सा डालें। तो गवर्नर राज लगने का ख़दशा 90% से बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो खाका पेश किया जा रहा है, जो तकारीर कौमी असम्बली में की जा रही हैं, जो लकी मरवत के मामले को उठाया जा रहा है, जो IG साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस ब्रीफिंग दी है, जो गवर्नर साहब ने वज़ीर दाखिला साहब से, मोहसिन नकवी से, सदर ममलिकत से, वज़ीर आज़म से जो बातचीत की है कि सूबे में अमन व अमान के हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं, तो ये एक स्टेप बनाया जा रहा है। और ये गवर्नर राज लगने के साथ ही तहरीक इंसाफ सख्तियाँ उन पर मज़ीद हाथ डाला जाएगा। इससे नुकसान मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मज़ीद, अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में मज़ीद आएगा। और ये मेरे ख़्याल में ये रास्ता मुनासिब नहीं होगा। गवर्नर राज लगा के एक सूबे को पूरा एक साइड पे कर देना ये मुनासिब नहीं होगा। आइनी तरमीम के लिए भी देखो, पुख्तनख्वा में 11-12 जो हैं वो सेनेट के, अभी तक सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए, तो ये अगर यहाँ पे सेनेट के इंतखाबात होती हैं तो तब आइनी तरमीम लाई जाती है, फिर भी उसका फ़ायदा होता है। मगर इनको पता है कि यहाँ से पुख्तनख्वा में अक्सरियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और यहाँ से जो है 10 बंदे जो हैं वो सेनेटर, अगर यही लोग वोट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो 11 सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पहुँच जाते हैं, मुंतखब होंगे, और सेनेट में भी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो जाएगी। हुकूमत ऐसा करने नहीं देगी, अभी तक रोके रखा है, और ये पॉसिबल नहीं है कि हुकूमत इतनी आसानी से इनको छोड़े। मगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, गवर्नर राज लगाना मसाइल का हल नहीं है। आइन का आर्टिकल 232 और 232 में क्लियर है कि पहले सूबाई असम्बली जो है वो ख़ुद करारदाद मंजूर करेगी इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए, उसके बाद सदर ममलिकत जो है वो गवर्नर राज लगा देगा। दूसरी सूरत भी है आइन का आर्टिकल 232, उसमें सदर ममलिकत जिस तरह भी ये तरीक़ाकार किया जा रहा है कि गवर्नर जो बता रहे हैं कि सूबे में इंटरनल हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, और बार बार जो अभी 2-3-4 राब्ते भी हुए हैं उसकी राह हमवार की जा रही है, उसमें ये जो है गवर्नर राज लगा सकते हैं। मगर फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसको आसानी से उड़ाया भी जा सकता है।
क्योंकि जो अदलिया का मूड इस टाइम पे है वो टोटली डिफरेंट है। अभी तक आईनी तरमीम नहीं आई, अदलिया का मूड बदस्तूर कुछ और बता रहा है। हालात किसी भी वक्त कुछ भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर इतने ही हमने एक दूसरे के पाँव काटने हैं और हमने एक दूसरे के पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी है, तो ये अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी है, क्योंकि मुल्क सबका है। सियासत में से कम मुल्क में नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाना, उसकी अहमियत मज़ीद बढ़ेगी। सूबे में ऑलरेडी उसकी 95% अक्सरियत है, अगर 90-95% जो असम्बली में लोग आए, अगर आप उसको मज़ीद दीवार से लगाने की कोशिश करोगे तो वो मज़ीद जो है गिरफ्तारियाँ होंगी, तो वो मज़ीद पॉपुलर होगी। हम पहले कह चुके हैं कि पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इमरान खान इस टाइम पे मुल्क का पॉपुलर लीडर है। अब पॉपुलर लीडर कैसे है, बाज़ दोस्त बता रहे हैं कि पॉपुलर लीडर हो गया तो क्या हो गया, पॉपुलर तो है, फ़लाँ भी हैं फ़लाँ भी हैं, शोबिस के बंदों के नाम ले लेते हैं, 2-4 बंदों के नाम और भी ले लेते हैं। तो भाई सियासत में ये पॉलिटिक्स में पॉपुलर है। पॉलिटिक्स में पॉपुलर का मतलब ये सीधा सा हो गया कि पाकिस्तान की ज़्यादा अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ है। जब अक्सरियत पाकिस्तान की ज़्यादा उस पार्टी के साथ है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हो गई तो उससे पंगा लेना अच्छा नहीं रहेगा मुल्क के लिए। और इनको भी जो है मुल्क की बड़ी पार्टी को भी देखना पड़ेगा कि अपने ही इदारों से टक्कर लेना, भिड़ जाना, ये मुनासिब नहीं है। इदारों की भी बदनामी हो रही है, सोशल मीडिया पे भी लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। अपने नौजवान जो है वो भी लगे हुए हैं इदारों के पीछे, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। बस इमरान खान की पार्टी के 2-4 बयानात सुन के कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, इदारों के ख़िलाफ़ शुरू हो जाते हैं। जो मुँह में आता है वो सोशल मीडिया पर फेंक देते हैं। तो ये भी मुनासिब नहीं है, ये भी इदारों की मतलब इज़्ज़त का बायस नहीं बन रही ये बातें। कंट्रोल करना चाहिए इन सब चीज़ों को। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी अपोजिशन की पार्टी हैं, गवर्नमेंट की पार्टी है, इस्टेब्लिशमेंट है, सबको एहसास होना अगर होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। वरना यहीं पे हम आपस में ही भिड़े रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ तो वैसे भी चले गए और भी नीचे चले जाएंगे। अल्लाह ना करे इस मुल्क से मज़ीद, अभी हम वो भी नहीं कह सकते कि सोमालिया बन जाए या अफ़गानिस्तान बन जाए, वो उनकी हालत भी बेहतर हो गई है। अल्लाह ना करे मुल्क इससे मज़ीद ख़राब हालत में जाए। अल्लाह करे पाकिस्तान आगे जाए, ये तमाम सियासी जमातें आपस में बैठें। जो तकारीर 3-4 दिन में हमने देखा कि स्ट्रीमिंग भी उसकी हुई है, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं। पुख्तनख्वा असम्बली में जो इदारों के हवाले से बताया गया है, जो खुल के उनके साथ जो असम्बली के अरकान बताते हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादती की गई है, और फिर जो इदारों के बारे में जो बातें की जा रही हैं वो मुनासिब नहीं लग रहा। एक पूरा सूबा, एक पूरे सूबे की असम्बली सारे उठ के एक इदारे के पैरेलल खड़े हो गए, तो ये भी मुनासिब नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए, और मुल्क में जमहूरी प्रोसेस को आगे लाने के लिए अपोजिशन का रोल जो है वो इंतहाई अहम होता है। हुकूमत का काम है सब्र तहम्मुल से हर चीज़ को सुनना, अपोजिशन बोलती रहेगी। हुकूमत का काम है कि उनको बिठा के उनसे बात की जाए, उनको तरीके से गाइड किया जाए और सबको आगे लेके अपने साथ मिला के आगे लाया जा सके ताकि मुल्क तरक्की करे। इस टाइम पे मुल्क दहशतगर्दी जो पुख्तनख्वा में हो रही है हम देख रहे हैं। लकी मरवत में जो है पुलिस के कुछ एहलकार क्योंकि आजी साहब ने कह दिया है और एजेंसियाँ भी कह रही हैं कि लकी मरवत पुलिस पूरी डिस्ट्रिक्ट ने पहले कहा था कि जो है इनकार कर दिया ड्यूटी देने से, और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया और 2-3 दिन से मुतालबात कर रहे हैं कि इदारे जो हैं वो इधर से हट जाएं, हम जो है अमन अमान को कंट्रोल कर लेंगे। इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज कहा है कि डी खान में भी यही पोजीशन है, बनू में भी पुलिस एहलकारों ने जो है वो ड्यूटियों से इनकार कर दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता बाजौड़ में भी यही हो रहा है कि जो कांस्टेबल हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। तो ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ये बहुत आगे जा रही हैं। और ये भी एक मुद्दा हो सकता है गवर्नर राज लगाने का कि यार ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर हमारी पुलिस जो इस मुल्क में सिक्योरिटी के मामलात को देखती है और हमेशा फ़ौज के साथ एक साइड पे होती है, एजेंसियों के साथ होती है, अपनी फ़ौज अपनी आर्मी के साथ होती है, कैसे ये ख़िलाफ़ जा सकती है। अब ये देखा जा रहा है कि इनके पीछे कोई मज़मूम मकासद हैं या कुछ और हैं, तो ये पूरा अभी देखा जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें जो हैं आराम से ख़त्म हो। लकी पुलिस, डी खान, बनू और बाजावर, पूरे KPK की पुलिस के मसाइल ख़त्म हो, वो जो मुतालबात कर रहे हैं वो मान लिए जाएँ। जो इनके पीछे एक आध चीज़ें हैं उनको भी देखा जाएगा कि आया कौन कौन इंतशार फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। आजी साहब ने भी क्लियर कह दिया। और जो अमीनुल्लाह गंडापुर है उसको भी उसने जो दोबारा वापस आते ही जो बयानात दिए हैं
सहाफ़ी देखें, हमारे सहाफ़ी भाई जितने भी हैं, हुकूमती जो सहाफ़ी हैं, जो तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी हैं, हुकूमती सहाफ़ी 2 दिन से चीखते रहे कि यार उसको फेंटा पड़ा है, उसको थप्पड़ पड़े हैं, उसको 7 घंटे जो है अंदर रखा है। इधर तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे थे, अभी तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, उसने ये नहीं किया। अमीरुल्लाह गंडापुर ने कुछ बयान दिया नहीं था, पार्लिमानी कमेटी के सामने आए नहीं थे। अब वो कल जब जैसे ही सामने आए हैं, उनके बयानात हमने सुने हैं, तो उसमें थोड़ी नरमी आई है, मगर लहजा उसका स्टाइल वही है। अगर उनका ये लहजा बरकरार रहता है इदारों के हवाले से, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे चलना। इस्टेब्लिशमेंट भी फिर किसी न किसी तरीके से वफाक और इस्टेब्लिशमेंट जो है मुल्क में, इस सूबे में गवर्नर राज लाने की कोशिश करेगी। अब गवर्नर राज लगता है तो सख्तियाँ किस पे होगी? अमीरुल्लाह गंडापुर पे होंगी, इनके वज़राओं पे होंगी, इनकी पार्टी पे होगी, इनके कारकुनों पे होंगी। तो आप एक तरीका बराबर करें भाई, रास्ता निकालें, मुल्क को भी आगे लेके जाएं। आपकी पार्टी पे सख्ती होगी तो ठीक है, इन सख्तियों से पॉपुलरिटी तो मिल जाती है, मगर मैं हैरान हूँ कि इतनी पॉपुलरिटी के इमरान खान करेगा क्या? अभी जेल में बैठ के वो एक देव बन गया है, उसका कद इन तमाम सियासी जमातों से बड़ा हो गया है। अब अंदर जो भी खाना चल रहा है, वो छिपकली से डर रहा है, वो छिपकली से नहीं डर रहा, वो चूहे से डर रहा है, इमरान खान चूहे से नहीं डर रहा, वो बिच्छू से डर रहा है, बिच्छू से नहीं डर रहा, वो लाल बेग से डर रहा है, उससे नहीं डर रहा। हमें ये पता नहीं है, ये बताया जा रहा है, हम सुनते रहे हैं, उसके सामने छोड़े जा रहे हैं, उसकी वीडियोस बनाई गई हैं, मगर जो उनके बयानात सामने आ रहे हैं, जिस अंदाज से वो बयान देते हैं कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, मेरे मुल्क में पैसे बाहर नहीं है, मेरा ये मुल्क है, मैंने इस मुल्क में दफन होना है, मैंने इस मुल्क में रहना है, मैं किसी किस्म का कोई डील नहीं करूँगा, डील करके मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। तो लोग उनके साथ इस बयानी के साथ जुड़े हुए हैं कि यार ये बंदा जेल में है। हुकूमत के अरकान भी कह रहे हैं कि ये बंदा जेल में है, हम भी कह रहे थे कि ये पिघल जाएगा, ये इसने बर्दाश्त कर लिया है, मगर ये बर्दाश्त इन्होंने अवाम के नफ्स पे हाथ रख के किया है कि इससे पॉपुलरिटी मुझे मिलनी है। मैं हैरान हूँ कि मज़ीद कितनी पॉपुलरिटी इमरान खान साहब को चाहिए, इतनी पॉपुलरिटी कि वो करेगा क्या करेगा? तो अभी आगे जाके अगर यही सूरत हाल रही, तर्ज रहा, तो मुल्क में भी इंतशार रहेगा, इस्तेहकाम इस मुल्क में नहीं आ पाएगा। भाई पॉपुलरिटी आपको मिल गई है, ठीक है, अब एक तरीका निकालो कि किसी तरीके से आपस में मिल बैठ के मामलात हल किए जाएँ। अब ज़रूरी नहीं है कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। अब ये हुकूमत फॉर्म 47 पे आई है, अखलाकी तौर पे बड़ी कमज़ोर है, मगर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके सर पे है। कोई ऐसी डील होती है, इनको आगे चलने देते हैं, छोड़ दें इनको, 2-4 साल देख लेते हैं इनको भी। तो अगर ये हुकूमत चल पाती है तो बेहतर है। अगर पाकिस्तान, ये हुकूमत अगर पाकिस्तान का बेड़ा उठा के पाकिस्तान को ठीक कर सकती है तो इससे बेहतर और क्या है? मगर अवाम इस टाइम पे समझ रही है। अवाम का 13% अवाम का जो सर्वे आया उसमें ये ख्याल है कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हालात ठीक नहीं कर सकती। 76% लोग कह रहे हैं, जो लोग सर्वे बता रहे हैं कि 76% लोग जो है माहाना अपनी तनख्वाह में अपना घर नहीं चला सकते। मुल्क में जो बेरोज़गारी की लहर है, आप यकीन करें कि आप डेटा निकाल के देख लें कि पाकिस्तान के गुज़िश्ता 4 साल में कितने लोग इस मुल्क से बाहर गए और उससे पहले 4 साल में कितने लोग गए, उसके 3 गुना ज़्यादा लोग गए। अगर 4 साल पहले फ़र्ज़ करें, अगर 3 लाख 4 लाख लोग गए एक साल में, तो यहाँ पे 3-4 सालों में 20-25 लाख लोग गया है। तो लोग पाकिस्तान से भी जा रहे हैं। पासपोर्ट पे जो रश है, आप पूरे मुल्क में जहाँ भी पासपोर्ट ऑफिस है, आपको इमरजेंसी का मतलब अर्जेंट पासपोर्ट आपको पहले 1 दिन में 7 दिन में पैसे मिल के दे के आपको मिलता था। अभी 1 महीने में आपको अर्जेंट पासपोर्ट नहीं मिलता, इतना रश है। नौजवान जो है वो इस मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, और हमारे जो सियासी लीडर हैं, सियासी मुखालफत में बयान देते हैं कि जो चलना चाहता है वो मुल्क से जाए। भाई ये नौजवान जो है इस मुल्क का सरमाया है, इनको रोको, इनको रोज़गार दो, इनके लिए सरमायाकारी जो है बाहर से लेके आओ, मुल्क में कारखानों को चलाओ। जो कारखाने बंद हो गए, सैकड़ों कारखाने बंद हो गए। आप बिजली की एनर्जी क्राइसिस जो है उसको ख़त्म करो। इस गर्मी में जो एनर्जी क्राइसिस लोगों को पड़ा, एक तो वो पड़ा कि 12, 15, 14 घंटे की लोड शेडिंग, ऊपर से अजाब ये है कि आप 14 घंटे की और 12 घंटे की और 8 घंटे की लोड शेडिंग अर्बन एरियाज़ में भी कर रहे हैं, और रूरल एरिया में 18 से 20 घंटे कर रहे हैं। कहीं कहीं तो 22 और 24 घंटे है, 4-4, 5-5 दिन उनकी जो है बिजली आती है, जो जहाँ पे बिजली चोरी ज़्यादा हो रही है। उसके बावजूद वो बिल भी पे कर रहे हैं। अच्छा, बिल कैसे पे कर रहे हैं? एक बंदे की तनख्वाह जो है वो 60,000 है, उसका बिल आता है 40,000। अब वो मिडिल क्लास का आदमी है, वो घर कैसे चलाएगा? 60,000 तनख्वाह, तो पूरे महीने में वो घर, मिडिल क्लास बस उसने थोड़ा सा टच किया हुआ है मिडिल क्लास को, और वो बेचारा जो है वो इस बार जो बिल उसने दिए हैं
इस गर्मी में 35-30,000 40,000 के बिल उन्होंने पे की। अपनी आधी तनख्वाह, अपने तीन तिहाई तनख्वाह जो है उसने बिजली की नज़र कर दी है। तो खाएगा क्या? बच्चों की फ़ीस होगा क्या करेगा? घर में बीमारी का क्या करेगा? ये बहुत बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में जो आम आदमी फ़ेस कर रहा है। इंशाअल्लाह कल अगले प्रोग्राम में मज़ीद डिस्कशन करेंगे, इस पर मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।